आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा दिलचस्प और खतरनाक फैसला लिया गया है। वो हम आपको बताएंगे। और भी फैसले हैं, पहले वो बता देते हैं। 14 सदस्यों वाली इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। 4 बड़े फैसले हैं, मैं आपको बताता हूं इस जॉइंट स्टेटमेंट में कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या कहा है इंडिया गठबंधन की। पहला फैसला यह है कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, यानी सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है, वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। दूसरा फैसला यह है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां अब देश के अलग अलग हिस्सों में मिलकर संयुक्त रैलियां करेंगी। एक साथ मिलकर जॉइंट रैली की जाएगी, जिनमें पहली जॉइंट रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। और उन्होंने यह भी तय कर लिया है कि कौन कौन से मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है बीजेपी सरकार के खिलाफ। सबसे पहला मुद्दा वो उठाने वाले हैं महंगाई का, दूसरा है बेरोजगारी का, और तीसरा है बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा। इंडिया का गठबंधन जो है, ये 3 बड़े मुद्दे उठाना चाहता है। तीसरा बड़ा फैसला यह कि विपक्ष के सभी दलों के बीच जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सहमति बन गई है, और अब ये सभी दल इस मुद्दे को संयुक्त रूप से उठाएंगे। ये तो राजनीति के फैसले हैं, और हर पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव में जाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले अपनी पूरी रणनीति बनाए, और तमाम तरह के राजनीतिक फैसले कोई भी राजनीतिक पार्टी ले सकती है। ये लोकतंत्र है, और इसमें इस तरह के फैसले हर पार्टी अपने अपने हिसाब से लेती है। हर नेता अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टी को लीड करता है, अपने गठबंधन को लीड करता है, और ये सारे फैसले जो हैं बिल्कुल ठीक है, उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए और मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है। और ये जो फैसला आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने लिया है, ये एक खतरनाक युग की शुरुआत करता है। और वो फैसला आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूं, उनके जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़कर आपको मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखा है। इस फैसले में लिखा है कि विपक्ष की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक नया सब ग्रुप बनाया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि एक और नई कमेटी बनाई जाएगी, एक और नया ग्रुप बनाया जाएगा जो मीडिया पर काम करेगा। अब मीडिया पर क्या काम करेगा, हमारी मीडिया की रणनीति क्या होगी, ये नहीं तय करेगा। हमारा प्रचार का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, हमारा विज्ञापन कैसा होना चाहिए, हम मीडिया के सामने अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करें, ये सब तय नहीं करेगा। ये जो कमेटी है वो ये तय करेगी कि इस देश के मीडिया में किस न्यूज एंकर और पत्रकार के टीवी शो में इंडिया गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे और बहिष्कार करेंगे। यानी ये जो सब ग्रुप है मीडिया पर जो बनाया जाएगा, ये ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स की लिस्ट बनाएगा, ऐसे तमाम पत्रकारों की लिस्ट बनाएगा जो इंडिया गठबंधन से उसके मनपसंद सवाल नहीं पूछते, जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछते हैं, जो इंडिया गठबंधन का अंध प्रचार नहीं करते। ऐसे एंकर्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी, और इन न्यूज एंकर्स का और इन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां और उनके नेता बहिष्कार करेंगे। वो उनके टीवी शोज में नहीं जाएंगे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा, और उनके साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं किया जाएगा। यानी मीडिया के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार किया जाएगा। और ऐसा भारत के लोकतंत्र में आजादी के बाद दूसरी बार हो रहा है। पहली बार तब हुआ था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, और अब दूसरी बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है जब मीडिया को इस तरीके से बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है, मीडिया पर दबाव बनाने की धमकी दी जा रही है, और मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में खबरें दिखाता है, और एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछता है। और जो सवाल पूछने वाले हैं, अब उन्हें सबक सिखाया जाएगा।
ये जॉइंट स्टेटमेंट आज अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है आज मैं आप सबको पूरे देश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, इसमें लिखा है द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑथराइज्ड द सब ग्रुप ऑन मीडिया टू डिसाइड अपॉन द नेम्स ऑफ द एंकर्स ऑन हुज शोज नन ऑफ द इंडिया पार्टीज विल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूं वैसा कि वैसा, कि ये कोऑर्डिनेशन कमिटी ने एक सब ग्रुप को ऑथराइज किया है जो ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स के नाम की लिस्ट बनाएगा जिनके टीवी शोज को इंडिया पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, इंडिया पार्टी जो हैं इस गठबंधन के नेता उनके शोज में नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे और उनका बहिष्कार किया जाएगा। याद रखिएगा, ये भारत में आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद पहली बार हो रहा है जब मीडिया के साथ लोकतांत्रिक देश में, जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पर मीडिया को का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का कहना है कि हम बाकायदा ऐसे एंकर्स की लिस्ट बनाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश का विपक्ष अक्सर गोदी मीडिया की बड़ी बात करता है, आपने गोदी मीडिया शब्द सुना होगा, और विपक्ष के नेता अक्सर गोदी मीडिया की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कुछ लोगों पर कि यह गोदी मीडिया है। लेकिन इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष के नेता खुद ही अपने लिए अपना एक नया गोदी मीडिया बनाने का काम कर रहा है। अब वो अपने लिए अपना गोदी मीडिया बना रहे हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने हमारे देश के ऐसे मीडिया और न्यूज एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनसे उनके मनपसंद और फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, जो उनका खुलकर प्रचार नहीं करते। और ये एक ऐसा बहिष्कार है जिसने हमारे देश में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। ये वो युग है जिसमें मुश्किल सवाल पूछने वाले न्यूज एंकर्स और पत्रकारों को अपने खिलाफ बताकर उनका बहिष्कार किया जाएगा, और ये सब कुछ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर हो रहा है। और विपक्ष की उन पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है जो कहती तो ये है कि सवाल पूछने वाला पत्रकार ही स्वतंत्र पत्रकारिता की बुनियाद होता है। लेकिन कोई न्यूज एंकर अगर इन पार्टी के नेताओं से मुश्किल सवाल पूछ लेता है तो ये पार्टियां उनके बहिष्कार का ऐलान तुरंत कर देती हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद इतने सारे कैमरों के सामने खुलेआम इस लोकतांत्रिक देश में, संविधान के इस देश में इस फैसले की जानकारी विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दी है। इसलिए अब आप इंडिया गठबंधन के नेताओं से ही ये बात उनकी जुबान से खुद सुन लीजिए। वो अब अपने लिए एक ऐसा मीडिया चाहते हैं जो उनसे मुश्किल नहीं बल्कि सिर्फ फ्रेंडली सवाल पूछे। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. जो मीडिया है जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ, उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं, तो वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ नहीं जाएंगे, इसका फैसला हुआ है। आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें, जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें, जो उनकी हार में भी जीत देखें। ऐसे न्यूज एंकर्स के शोज में ये नेता जाना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए भी ये एक सीख है। अगर अब आपको ये सारे नेता किसी खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं। और अगर कुछ और ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये बहिष्कार कर रहे हैं, जिन चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। अब आप ये देखिए कि भारत में मोदी वर्सेस ऑल की जो राजनीति हो रही है उसकी चर्चा आसपास के पड़ोसी देशों के नेता भी कर रहे हैं। आज जब दुबई एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे से हुई तो उन्होंने ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा कि क्या वो विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी।
और ममता बनर्जी इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं दे पाई, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हां कहती हैं तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता नाराज हो जाते हैं, और अगर मना करती हैं तो भी एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एयरपोर्ट पर जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने उनसे ये सवाल सीधा पूछ लिया, तो क्या हुआ आप खुद सुनिए। Yes, we'll start. Can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. Yeah. We believe that democracy. Question, she has not answered you. Yes, sir, I answered. No, no, is she going to lead the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. तो ऑपोजिशन भी पोजीशन में आ सकता है, ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से। और इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि सरकार ने उन 4 बिल्स के नाम बता दिए हैं जो संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, संसद का, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसमें कौन सा ऐसा बिल लाने वाला है। और आपने देखा होगा बहुत सारी अटकलें लग रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात हो सकती है, फिर लोग ये कहने लगे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाएगा, इस पर कोई बिल आ सकता है। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जान लीजिए कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। इनमें जो 2 बिल राज्यसभा में पेश होंगे, उनमें एक बिल भारत के चुनाव आयोग में नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक करने की कोशिश की थी। इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया जाएगा, जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। कि वो जो तीसरा मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, वो कौन होगा, ये प्रधानमंत्री स्वयं तय करेंगे। और ये बिल लोकसभा में पास हो चुका था और संसद के विशेष सत्र में अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यानी जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो नियुक्ति है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति है, इससे पहले जो कमेटी बनी थी उसमें भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब सरकार ने चीफ जस्टिस को उस कमेटी से निकाल दिया है और चीफ जस्टिस की जगह अब उसमें भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया जाएगा। इसलिए अब कोर्ट की जो दखल अंदाजी है, कम से कम चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर, वो समाप्त हो जाएगी अगर ये बिल पास हो गया तो। जो एक और बिल है वो भारत के डाकघर से जुड़ा है, जिसमें डाकघर की व्यवस्था को बदलने के लिए यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो 2 बिल लोकसभा में पेश होंगे, उनमें एक बिल का नाम है एडवोकेट्स बिल, जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है, और दूसरा जो बिल है वो पत्रिकाओं के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ बिल है। इस विशेष सत्र की 1.5 दिन की कार्रवाई मौजूदा संसद भवन में होगी, यानी पुराने संसद भवन में, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में विशेष सत्र की बाकी कार्रवाई होगी। यानी इस बार जो हमारा संसद है, हमारी संसद, वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएगी, नए संसद भवन में शिफ्ट कर जाएगी। तो अब हमने पूरे देश को ये इंतजार था कि ये जो विशेष सत्र है ये आखिर क्यों बुलाया गया है। लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, हो सकता है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, ये भी हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएंगे, या फिर इंडिया का नाम बदलकर हमेशा के लिए भारत कर दिया जाएगा, उसमें भी संविधान में कोई बड़ा संशोधन किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और जितने लोग इन अटकलें लगा रहे थे वो सारी अटकलें आज गलत साबित हो गई है।